Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 7, alternating current. Alternating current. So, obviously, in this chapter, we are going to study about the alternating current, that is the AC current. We all are familiar with the AC current as well as the DC current. आपने पढ़ रखा है in the previous classes about the AC as well as DC current, right? यहाँ पे हम AC और DC को डिटेल में डिस्कस करेंगे। AC की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, AC करंट और DC करंट किस तरीके से एक दूसरे से वेरी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्सो AC करंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो एज वेल एज DC करंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय AC करंट। कौन से करंट को हम बोलेंगे कि वो AC करंट होता है, राइट? सो जनरली we can define AC current as alternating current as the current whose magnitude and direction continuously changes with time। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड ऑल्सो डायरेक्शन टाइम के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ऐसे करंट को हम बोलते हैं AC करंट, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है DC, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो AC करंट है वो प्रोपोगेट किस तरीके से होता है। सो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में 10th में कि जो AC है वो साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, राइट? जो AC होता है वो इस तरीके से साइन वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। दिस इज द वे इन विच जो AC करंट होता है वो प्रोपोगेट होता है, राइट? इसी का जस्ट उल्टा अगर हम बात करें DC के बारे में, सो DC इज डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है दैट इज द AC करंट, राइट? और हम इस AC को कन्वर्ट करने के लिए कुछ अप्लायंसेस का यूज करते हैं, कुछ अप्लायंसेस जो कि इस AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। सो जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर है वो उसमें अडाप्टर लगा होता है। बेसिकली वो जो अडाप्टर है वो क्या करता है, इस AC को DC में कन्वर्ट कर देता है सो दैट हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो डैमेज ना हो, और जो DC है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में जो पोटेंशियल है वो दिया जाता है। सो जो DC करंट है वहाँ पर उससे कोई भी अप्लायंसेस के खराब होने के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू AC करंट। ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर, जो DC होता है वो लेस हार्मफुल होता है, लेस डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू AC करंट। हमारी लैब में जो बैटरी एलिमिनेटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो भी AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, राइट? एंड वी ऑल नो दैट द DC इज लेस हार्मफुल फॉर अस, दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट द AC करंट इनटू द DC करंट। सो जो DC है डायरेक्ट करंट, उसमें जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, राइट? इसमें AC में क्या होता है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, बट DC में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, राइट? सो एक ऐसा करंट जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो उसको हम बोलेंगे DC करंट। ऑल्सो DC भी दो टाइप के होते हैं, स्टीडी डायरेक्ट करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। सो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टीडी मतलब समथिंग जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, और वेरिएबल या वेरिंग जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही हो। सो जो स्टीडी DC होगा उसमें जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और जो वेरिएबल DC होता है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। इसको अगर हम एक वेव के फॉर्म में समझें तो जो स्टेडी DC होता है वो एक कांस्टेंट, हमको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जबकि अगर मैं वेरिएबल DC की बात करूं तो वेरिएबल DC जो है वो इस तरीके से हमको फ्लक्चुएशंस मिल सकते हैं कोसाइन वेव्स के फॉर्म में। सो इस तरीके से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट करंट, और अगर साइन वेव्स के फॉर्म में कोई करंट ट्रैवल कर रहा है सो दैट करंट इज सेड टू बी द AC current, right? There are some of the differences between the AC and DC। AC और DC के बीच में
कुछ important differences होते हैं. What are these differences? Let us discuss that. सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि AC में जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जबकि DC में जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन AC में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, DC में कांस्टेंट रहेगा. AC करंट डज नॉट एग्जीक्यूट मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट. जो AC करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, राइट. सो जो AC करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, जबकि जो DC करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज केमिकल इफेक्ट भी शो करता है. सो दीज आर सम डिफरेंसेस. ऑल्सो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. वो अप्लायंसेस या वो किट्स जो कि AC को मेजर करती हैं वो वर्क करती हैं हीटिंग के प्रिंसिपल पर, राइट. सो हीट के प्रिंसिपल पे वो जो अप्लायंसेस हैं वो वर्क करते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि DC को मेजर करते हैं वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, राइट. इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में. यहाँ पर हम जस्ट एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं. सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि AC को मेजर करेंगे उसको हम बोलेंगे हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. वो हीटिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और जो आपके DC को मेजर करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, राइट. और सिंस ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है, इसलिए हम AC को यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए आप AC का यूज नहीं कर सकते हो, जबकि इसके लिए हम DC का अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं बिकॉज वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है. वन थिंग हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट रिमार्क दैट AC इज मोर डेंजरस देन DC. जो AC होता है वो DC से ज्यादा डेंजरस होता है. दिस इज द important point that we have to remember, right. So these are some of the basic information about the AC current. Now the next topic that we are going to study is production of AC current. ये जो AC current है या जो AC है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है वो समझते हैं. So let us understand the production of AC current. इसको हम इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो AC करंट के प्रोडक्शन के लिए मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मेटालिक सरफेस को मैंने प्लेस कर दिया. ये एक मेटालिक आर्मेचर हो गया जिसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द B वेक्टर. जो इंटेंसिटी है इस मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी है, इट मे बी गिवन बाय B वेक्टर. ऑल्सो अगर हम इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट का हमने नाम रख दिया, लेट द नेम ऑफ द प्लेट बी PQ. इस एक्सिस के अराउंड ये जो प्लेट है ये रोटेट कर रही है. ये जो प्लेट है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है, और जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है रोटेट करने की, लेट दैट एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा, राइट. वी नो दैट द एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओमेगा हियर. सो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है. आपको पता है कि जो ओमेगा का फॉर्मूला होता है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज थीटा अपॉन में t. So we have got omega is equals to theta by t, or you can write it as this theta is equals to omega t, or you can give it equation number 1. So यहाँ से हमारे पास थीटा के लिए एक एक्सप्रेशन आया that is theta is equals to omega t. Also I know that by the relation of flux, मुझे फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है that this phi is equals to n a b.
where n is the number of turns in the coil, A is the surface area and B is the intensity of magnetic field. ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. सो वी हैव गॉट phi is equals to NAB, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. सिंस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं NAB cos theta, where phi is the electric flux associated with the surface that we are talking about, right. So आपके पास एक्सप्रेशन आ गया phi is equals to NAB cos theta. यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, so I will get phi is equals to NAB cos omega t. थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी and we have got NAB cos omega t. This is the value of phi, right. Till now we have got this value of phi. Also आपको फेराडे के सेकेंड लॉ से एक चीज पता है that E is equals to minus d phi by dt. ये चीज हमको पता है फेराडे के सेकेंड लॉ से that E is equals to minus d phi by dt. अगर मैं यहाँ पर phi की वैल्यू को पुट कर देता हूँ so that I will get E is equals to minus d by dt of, हमने यहाँ पे phi की वैल्यू as it is पुट कर दी है and we have got NAB into cos omega t, right. जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज माइनस एन ए और बी, ये तीनों बाहर आ जाएंगे. अंदर हमारे पास बच गया डी बाई डी टी ऑफ cos omega t, and we know that d by dt of cos omega t will be sin omega t. डिफरेंशिएशन ऑफ cos omega is sin omega, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, सो दैट यू हैव गॉट इनटू ओमेगा साइन ओमेगा cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस, राइट. सो हमने जस्ट डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है एंड दैट इज NAB ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. नाउ I can write this as E is equals to E node sin omega t, where this E node is equals to N A B and omega. अगर सिंस ये चारों टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है, N is the number of turns constant, A surface area भी कांस्टेंट, B intensity of magnetic field भी कांस्टेंट, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो सिंस ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, सो हम इन सबको एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू ई नोड. और यहाँ पे अगर मैं ई नोड रख दूं तो दिस ई नोड इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ दिस ई नोड इज कॉल्ड द पीक वैल्यू, राइट. सो पीक वैल्यू मतलब होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू. तो इस ई नोड को हम बोल सकते हैं, here I am writing, it is called the peak value of EMF. तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की EMF के लिए एक इक्वेशन आ जाती है यहाँ से, that is E is equals to E node sin omega t, right. Also आपको एक चीज पता है न्यूटन ओम्स लॉ से that V is equals to IR. ओम्स लॉ से हम ये चीज जानते हैं V is equals to IR, और यहाँ पे अगर मैं V नहीं लिखते हुए इसको EMF भी लिख सकता हूँ, so that I will get E is equals to IR, right. So हमने उसको V नहीं लिखते हुए just E लिख दिया है, so that हमारे पास I की that is करंट की वैल्यू आ गई. करंट is equals to E upon में R. This is the value you have got till now. अगर मैं इस E की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दूं, so that I will get I is equals to E node by R into sin omega t, right. हमने कुछ भी नहीं किया है, E की जगह E की वैल्यू पुट कर दी है, that is E node, right. So that you will get E node upon में R, और since E upon में R is I node, so E node upon में R is I node, right. जो क्योंकि E अपॉन आर आई है तो E नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा I नॉट, और मैं इस E अपॉन आर को लिख सकता हूँ I नॉट, एंड दिस I नॉट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ करंट. पीक वैल्यूज क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे अभी. दिस इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू ऑफ I is denoting current here, that's why I have written peak value of current.
So this will be the peak value of current that we have got from here. Also इसी तरीके से हम पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं बाय नोइंग द रिलेशन V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी. जैसे E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी, वैसे ही V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी. यहाँ पे E जो है वो EMF है, V जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा, राइट. वेयर दिस V नोट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सो यहाँ से आपके पास पीक वैल्यू आ जाएगी voltage key. This is the thing that you have got from here. So in this way students we can find out the value, we can understand the production of AC current. इस तरीके से हम AC current के production के लिए एक equation के फॉर्म में उसको represent कर सकते हैं, right? अगर अब हम इस डायग्राम को के explanation को समझें तो जैसे जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमको एम्पलीट्यूड मिलेगा करंट का, राइट. अगर मैं इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ दैट सबसे पहले जब साइन जीरो होगा, दैट राइट, एट द ओरिजिन जब साइन की वैल्यू जीरो होगी तो आपको पता है साइन जीरो इज जीरो. सो आपको ओरिजिन पर एक पॉइंट मिल जाएगा. उसके बाद हमको पता है कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. तो जब आप 0 से 90 तक जाओगे तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस पर आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1. और उसके बाद जैसे जैसे अगेन थीटा फर्दर इंक्रीज होगा तो ये जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज होने लग जाएंगी लाइक दिस, और 180 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद अगर हम फर्दर थीटा को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यूज हमको माइनस में मिलने लग जाएंगी और 270 पर हमको एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बट वो जस्ट अपोजिट होगी, मतलब माइनस में होगी. फिर अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो जो वैल्यूज हैं वो फर्दर इंक्रीज होंगी और 360 पर हमको अगेन 0 मिल जाएगा. तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गई, एक वेव मिल गई, साइन वेव, राइट. सो सिंस ये एक साइन वेव है और हमने पढ़ा है कि जो AC है वो साइन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द साइन वेव, राइट. सो जो साइन वेव होगी वो इस तरीके से ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ जो AC होगा वो इस तरीके से एक साइन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, और उसको हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट. Now there are certain definitions that we should know whenever we are talking about the AC. जब भी हम चूंकि हमको पता है कि जो AC है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो उस वेव से एसोसिएटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनकी मीनिंग हमको क्लियर होने चाहिए. सो वो हम ऑलरेडी क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, ऑल्सो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट हियर वी हैव टू डिस्कस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीक वैल्यू हमने डिस्कस कर रहे थे अभी, हमने बार बार टर्म यूज भी की थी. सो व्हाट डू वी मीन बाय पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड? क्या समझते हैं हम पीक वैल्यू से या एम्पलीट्यूड से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि जो AC है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, एक साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है. तो मैंने इस तरीके से एक साइन वेव बना दी, and this sine wave is representing the AC current, right? So जो peak value होगी या जो amplitude होगा that will be the maximum displacement from the mean position. किसी wave का mean position से जो maximum displacement होता है उसको हम बोलते हैं peak value, right? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे V नोड अगर हम बोलें तो वोल्टेज जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. सिमिलरली EMF जिस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ EMF. ऑल्सो करंट जिस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट. सो पीक वैल्यू इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, वेदर इट बी इन द अपर हाफ साइकिल और इन द lower half cycle, right? The difference will be only that कि यहाँ जो आपको पीक मिलेगा वो पॉजिटिव पीक मिलेगा
और नीचे की साइड जो पीक मिलेगा वो नेगेटिव पीक मिलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. व्हाट डू वी मीन बाय द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. टाइम पीरियड को हम जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. तो समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है. एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, राइट. यहाँ पे हमने एक एसी की बात की. सो एसी की एक साइकिल कंप्लीट कब होती है? ये लोअर हाफ, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई. और इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लगा उस समय को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी. अगर कैपिटल टी के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो जब हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2 पाई. आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इट इज थीटा अपॉन में टी, राइट. और एंगल के केस में कंप्लीट एंगल, अगर मैं एक सर्कल की बात करूं तो एक सर्कल के केस में कंप्लीट पाथ कब फॉलो होता है? व्हेन द थीटा विल बी 360 डिग्री. 360 का मतलब क्या? 360 मतलब 2 पाई, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई. टाइम कितना लगा है कंप्लीट साइकिल होने में, उसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया. यहां से आपके पास कैपिटल टी के लिए फॉर्मूला आ गया, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में omega. So this will be the formula for the time period that you have got from here, right. Also एक चीज frequency. frequency के लिए हमको पता है frequency is just the reciprocal of time. frequency होती है time की reciprocal. it is the reciprocal of time. frequency को हम generally nu symbol से denote करते हैं. this is the symbol for nu. So frequency is equals to reciprocal of time. Time का just जो reciprocal होगा that is called the frequency, or we can write it as nu is equals to 1 upon में t. इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t इनवर्स. अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट हो जाती है हर्ट्ज. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम तो इसका फॉर्मूला हो गया. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक साइकिल में जितनी कंप्लीट, एक सेकेंड में जितनी कंप्लीट साइकिल्स फॉलो हो रही हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. मतलब एक सेकेंड में जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर एक चीज मेंशनेबल है कि जो हाफ साइकिल्स हैं वो काउंट नहीं होंगी, राइट. फॉर एग्जांपल अगर 5 सेकेंड में ये एक वेव कंप्लीट हो गई, ये दूसरी वेव कंप्लीट हो गई और तीसरी वेव यहीं तक पहुंची है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ 2 ही काउंट करेंगे. ये जो है ये काउंट नहीं होगा, राइट. तो केवल कंप्लीट साइकिल ही काउंट होती है इन फ्रीक्वेंसी, राइट. सो यू हैव गॉट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टी. और अगर मैं यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ सो दैट आई विल गेट न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई बाय ओमेगा, और ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा. यू हैव गॉट न्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 pi. This is the formula for omega that you have got from here, right. So these are basically some of the terminologies that are related to the alternating current, that is the AC current. This was the basic of the chapter. From tomorrow we will start some of the important topics of the chapter AC. So that's all for today's class. Thank you.